एक खूबसूरत महिला जो कि अपने घर से निकलती है और वह अपने हाथ में झूला लेती है। वह जा रही थी राशन लेने के लिए कोटेदार के पास और तभी वहां पहुंचती है, देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है। तभी वह सबसे पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और तभी एक नज़र पड़ती है जो कि कोटेदार की उस महिला के पास, और तभी वह उसको इशारा करता है और आगे बुलाने का प्रयास करता है। और जैसे ही उस महिला ने उस कोटेदार का इशारा देखा, वह तुरंत पीछे खड़ी होकर आगे आ गई और राशन लेने लगती है। वह कोटेदार उस महिला को उम्मीद से ज़्यादा राशन देता है और हंसता है। हंसने के बाद वह महिला वहाँ से चली जाती है। जो बाकी लोग वहाँ राशन ले रहे थे, उनके मन में तरह तरह के विचार पैदा हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे कि आखिर उस महिला को इतनी जल्दी राशन क्यों दिया गया। मगर उस कोटेदार ने और उस खूबसूरत महिला ने कुछ ऐसा प्लान कर रखा था जो कि 20 लाख रुपए का था और 3 महीने बाद उनको मिलने थे। मगर एक गलती से दोनों जेल चले गए और उनके पैसा भी हाथ नहीं लगा। आखिर दोनों का क्या प्लान था और ऐसा क्या हुआ जो दोनों जेल गए, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संभल, और संभल के पास एक थाना है जिसका नाम है कैला देवी थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कमालपुर, और उसी से सटा हुआ एक जंगल एरिया लगता है। अब मैं बात कर रहा हूं 12 मार्च 2024, जो कि उसी गांव के रहने वाले कुछ चरवाहा अपने जानवर लेके उसी जंगल की ओर बढ़ते हैं, जाते हैं, और सुबह के करीब 9 बजे देखते हैं कि एक युवक जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि जंगल में पड़ा है। पहले तो राहगीर ये सोचते हैं या चरवाहा ये सोचते हैं ऐसा तो नहीं वह आदमी शराबी है और उसने अत्यधिक शराब पी रखी है और उसको होश नहीं है, इसीलिए वह पड़ा है। तभी एक चरवाहा उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी नब्ज पकड़ कर देखता है तो पता लगता है उसकी सांसें थमी हुई हैं। जैसे ही वह आवाज़ लगाता है, अपने साथियों को वहाँ पर बुलाता है। जो चरवाहा 10 से 15 वहाँ पर थे, सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अपना फ़ोन निकालता है, जो वहाँ के कमालपुर के प्रधान थे, उनको इस बारे में सूचना देता है। अब ना देरी करते हुए गांव के प्रधान पहुँचते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं। देखने के बाद वह भी उसकी नब्ज पकड़ते हैं तो पता लगता है उस शख्स की मौत हो गई है। ऐसा उसके चेहरे से देख कर लग रहा था ऐसा कि वह व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार हो और किसी ने उसका कत्ल किया है। और राहगीर जो वहाँ के चलने वाले थे और जो चरवाहा थे, उनको यह भी लग रहा था ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया हो जिसके कारण से उसकी मौत हुई हो। अब प्रधान जो वहाँ का थाना था कैला देवी, वहाँ पर फ़ोन करते हैं, उस व्यक्ति की पुलिस को जानकारी देते हैं। अब पुलिस वाले भी ना देरी करते हुए घटना स्थल पर पहुँचते हैं और अपनी जो फॉरेंसिक टीम थी उसको बुलाते हैं, डॉग स्पॉट बुलाते हैं, और जितनी आसपास की जगह थी सबकी रेकी करते हैं और एक एक सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मगर कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता चल सके कि किस व्यक्ति ने इसका कत्ल किया है और यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस वाले उस शख्स की 3-4 फ़ोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं अपने मोबाइल के कैमरे में, और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और साथ ही गांव के प्रधान से बात करते हैं कि आपको क्या पता है यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। तो प्रधान कहता है कि मैंने अपने गांव में इस व्यक्ति को पहली बार देखा है और आज तक मेरी मुलाकात इससे नहीं हुई है। अब पुलिस वाले जो आसपास के थाने थे, सब में इसकी फ़ोटो सर्कुलेट करते हैं और प्रयास करते हैं कि यह पता लगे पहले तो यह युवक कहाँ का रहने वाला है, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला हो। जब उस व्यक्ति की जानकारी मिलेगी तभी कातिल तक पहुँचा जा सकता है। 1 से 2 दिन बीते ही थे, तभी एक महिला उस थाने में फ़ोन करती है जो कि रहने वाली थी मुबारकपुर की, और उसके पति का नाम था राम निवास, जो कि 11 तारीख शाम के 4 बजे से वह गायब था। और उसकी शक्ल जो पुलिस वालों ने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर शेयर की थी, उसकी शक्ल मिलती जुलती थी। उस पत्नी का नाम था रामवती। रामवती
को पुलिस वाले कहते हैं आप पोस्टमार्टम हाउस आ जाइए और अपने पति की शिनाख्त कर लीजिए। अब रामवती जाती है बताए हुए एड्रेस पर पोस्टमार्टम हाउस। जैसे ही वह चद्दर हटाकर उस व्यक्ति को चेहरा देखती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वह रो रो कर वहीं बेहोश हो जाती है। और जब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और कहते हैं क्या ये आपके पति हैं, तो वह कहती है जी हाँ, और आखिर यह तो बीमार थे और घर से बता कर निकले थे कि जयराम मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, और आखिर इनका कत्ल कौन करेगा, क्यों करेगा। अब पुलिस वाले को इंतज़ार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें दिख रहा था कि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है उसने अल्कोहल भी पिया है और उसके गर्दन दबाकर उसको मारा गया है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं और बताते हैं और कहते हैं क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी या रंजिश थी या कोई ज़मीनी विवाद तो नहीं था। मगर पत्नी इस सब चीज़ों से मना करती है, कहती है या 1-2 साल से घर में ही पड़े थे और जो हल्का फुल्का काम करते थे और जिसके लिए मैं खुद ही काम धंधा करती थी, दूसरे को वहाँ खेत काटने जाती थी, और जो कि सरकार से राशन मिलता था उससे हम लोगों का घर खर्च चल रहा था। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान कि आखिर जो व्यक्ति बीमार हो उस व्यक्ति का दुश्मन कौन बन सकता है और आखिर कत्ल उसका कौन करेगा। अब पुलिस अपने मुखबिर बैठालती है और अब गांव पहुंचती है जो कि मुबारकपुर। वहां पर एक लोग से पूछताछ करती है उस व्यक्ति के बारे में कि उसका आखिर बैकग्राउंड क्या था और उसका पहले का नेचर कैसा था। तभी लोगों के माध्यम से पता चलता है इस व्यक्ति का स्वभाव शांत था, और पुलिस वालों को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें पता लगता है कि इस व्यक्ति का 3 महीना पहले ही इंश्योरेंस हुआ था। वो भी इंश्योरेंस छोटा मोटा नहीं, 20 लाख का हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं वह हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक 20 लाख का इंश्योरेंस उस व्यक्ति का हुआ जो कि बीमार है, और ऐसा पहली बार होता है कि जब किसी व्यक्ति का बीमार हो उसका इंश्योरेंस कंपनी क्यों करेगी। उसको पता है कब उसकी मौत हो जाए उसको इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अब पुलिस वाले उसको खंगालते हैं कि आखिर इस इंश्योरेंस में नामनी किसका है। तो पुलिस वालों को नामनी जो नाम पता लगता है वह बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। वह नामनी कोई और नहीं जो कि रामवती, जो कि उसकी पत्नी थी। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि आपने इनका इंश्योरेंस क्यों कराया और ऐसी क्या वजह थी कि आपको लगा कि इनका इंश्योरेंस कराना चाहिए, वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, वो 20 लाख का। इसकी EMI आप कैसे भरती थी। तो उसने कहा कि मुझे किसी ने सलाह दिया था, मेरे रिश्तेदारों ने, कि उनकी तबीयत ख़राब है, क्या पता भगवान न करे कभी कुछ हो जाए, तो जो पैसा मिलेगा वो आपके काम आएगा, जिससे घर अच्छा बन जाएगा और जो गरीबी है वह मिट जाएगी। और उसकी पत्नी ने कहा मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अब पुलिस वालों ने फिर अपने मुखबिर बैठालते हैं। अब उसकी पत्नी का बैकग्राउंड खंगालने के लिए सभी से कहते हैं तो उसमें एक नाम निकल कर आता है जो कि उसी गांव के रहने वाला, जिसका नाम था विजय सिंह। अब ये विजय सिंह कौन था और उस महिला का उससे संबंध क्या था। तभी गांव वाले बताते हैं विजय सिंह जो कि एक कोटेदार है और राशन की दुकान चलाता है, और विजय सिंह और जो उसकी रामवती पत्नी है रामविलास जो कि मर चुका है, दोनों कभी न कभी एक दूसरे के बाइक पर बैठकर घूमते थे और कहीं जगहों पर देखे गए हैं। और गांव वालों को लगता था कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अगर कोई हो या ना हो, इस महिला का शायद अपने पति में कत्ल का हाथ हो सकता है। अब पुलिस वालों के लिए एक यह अहम सुराग था, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज सकें। अब पुलिस वाले उस महिला को थाने बुलाते हैं और उसके बाद उस महिला का मोबाइल खंगालते हैं और कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं। तो एक नंबर जो कि 11 मार्च की शाम 6 बजे जिस पे बात हुई थी, वह नंबर कोटेदार विजय सिंह का था। अब उस महिला से कड़ाई से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अब तुम सच सच बता दो, नहीं तो हम लोग अपने पर आएंगे तो तुम सच पूरा बता दोगी। तो वह महिला डर जाती, सहम जाती है। तो वह 2 नाम लेती है, एक नाम विजय सिंह और एक नाम था रामविलन। कहती है इन लोगों ने ही मेरे पति का कत्ल किया है, मैं निर्दोष हूँ। अब पुलिस वाले कोटेदार विजय सिंह को उठाती है और रामविलन को उठाती है, और जब उनसे तबीयत से पूछताछ होती है तो वे एक ऐसी कहानी को जन्म देते हैं जो सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। वो कहानी यह थी
विजय सिंह कहते हैं आज से करीब 4 साल पहले जो कि राम निवास जो कि इस समय बीमार थे वह मेरे वहाँ राशन लेने आया करते थे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो उनकी पत्नी थी रामवती, वह मुझसे राशन लेने के लिए आती थी और वह कभी कदार कहती थी कि मुझे थोड़ा राशन ज़्यादा दे दो। और जब वो मुझसे कहती थी पैसे कितने देने हैं तो मैं उसके पैसे नहीं लेता था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही सुशील थी और मुझे कहीं ना कहीं उसके प्रति प्यार हो गया था। अब प्यार इतना परवान चढ़ गया कि हम लोग चोरी छुपे मिलते रहें और मिलने के साथ साथ अब मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए। अब साथ रहने के लिए जो रामवती का पति था राम निवास, अब उसको से रास्ते से भी हटाना था। अब रास्ते से ऐसे तो हटा देते हैं मगर कोई फ़ायदा हो जाता तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना राम निवास का एक 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दिया जाए, जिसके बाद इसका कत्ल कर देंगे और जो 20 लाख मिलेगा वह हम दोनों बांट लेंगे, जिसके बाद हम लोगों की आगे की ज़िंदगी अच्छी कटेगी। अब मगर राम निवास की तबीयत खराब थी, अब इसकी LIC होती तो कैसे होती, इंश्योरेंस होता तो कैसे होता। तभी एक दोस्त विजय सिंह का जो था राम विलन, जो कि वह एक जन सेवा केंद्र चलाता था और उससे सलाह मशवरा किया और उसने ऐसी साठगांठ की जो कि उसके पति का 20 लाख का इंश्योरेंस कर दिया, जिसकी EMI विजय सिंह भरता था। तभी 2-3 महीना बीतते हैं और विजय सिंह को लगता है कि अब 4 महीने होने वाले हैं, तब क्यों ना अब इसका कत्ल कर दिया जाए और पुलिस वाले सोचेंगे कि ऐसे ही मौत हो गई है और जो पैसा है वो हम लोगों को मिल जाएगा और जिसको किसी कानो कान खबर नहीं होगी। मगर जैसे पुलिस वालों ने यह कहानी सुनी वैसे उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर राशन के लिए एक महिला को दूसरे प्राइमर से मोहब्बत हुई और उसने अपने ही पति का कत्ल करवाया और 20 लाख की लालच में। और यह एक अवैध संबंध था जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए। उनके खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। और हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और क्राइम से बचते रहें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।